हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 20 फरवरी को LIC AAO का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ आज के सेकंड शिफ्ट का डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। मैंने खुद भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में टोटल अटेम्प्ट कितने हैं, एक आइडियल अटेम्प्ट इन सारे सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए था और इन सारे सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि IBPS एग्जाम से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की, क्योंकि जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ तो पहला आपका सब्जेक्ट था रीजनिंग, फिर इसके बाद क्वांट आया था और सबसे लास्ट में आपके इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं दोस्तों, तो एक आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन आया था। यहां पर आपको बताना था कि ट्रेडिशन वर्ड में कितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड अल्फाबेट्स हैं जो कि आपके डिक्शनरी में भी आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने बनाया है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर कंफर्म करना कि ट्रेडिशन वर्ड में कितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेटर पाए जाते हैं, जितने कि आपके अल्फाबेट वाले डिक्शनरी में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद एक आपका अल्फाबेटिकल सीरीज पर ही क्वेश्चन था। इसमें कुछ सीरीज इस प्रकार से बढ़ रहा था कि EKGHNJ। अब यहाँ पर देखो, E और H के बीच में 2 का डिफरेंस है ना। E के बाद F और G का गैप करके H लिखा गया है, तो I और J का गैप करने के बाद अगला टर्म हमारा K लिखा जाएगा। उसी प्रकार से K और N के बीच में देखो, L और M 2 अक्षर का गैप है, तो N के बाद क्या हो जाएगा, O और P के बाद Q। इसके बाद फिर से आपका J था यहाँ पर, ठीक है। तो J के बाद अगर आप 2 टर्म और फाइंड करोगे तो अगला टर्म हमारा क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर KQM है। अब एक्चुअली में आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था ना, वो सेम टू सेम ऐसा नहीं था। मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रखा था। आपके एग्जाम में राइट आंसर आना चाहिए था KOM। तो अगर आपने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर KOM टिक आउट किया है तब बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद सिलॉग्स के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से आपके ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन भी थे। लेकिन अगर मैं लेवल की बात करूं तो सिलॉग्स का जो लेवल देखने को मिला है वो कहीं नहीं क्लरिकल प्री लेवल का था, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहे थे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया था कि ओनली अ फ्यू डिवाइसेस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स फोन है और ओनली अ फ्यू फोन्स इज कॉल्ड मोबाइल्स। इस प्रकार से आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और इस पर बेस्ड आपके 2 कंक्लूजन दिए गए थे तीनों ही क्वेश्चन में। फिर इसके बाद एक आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया था। यह भी आपका बहुत ही इजी लेवल का था, बिल्कुल क्लरिकल प्री लेवल का चाइनीज डिकोडिंग देखने को मिला है। टोटल क्वेश्चंस आसानी से यहाँ पर इसके सॉल्व हो जा रहे थे। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आया था ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें अगर मैं आंसर की बात करूं तो एक आपका आंसर कैन नॉट डिफाइंड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में पूछा गया था वो मेल है या फिर फीमेल है, यह क्लियर नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर अगर मेल या फीमेल क्लियर हो जाता तो आपका राइट आंसर नेफ्यू या नाइस आना चाहिए था इस CND वाले में, लेकिन हमें जेंडर नहीं पता था, इस वजह से CND इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका राइट आंसर आना चाहिए ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, तो इसका भी आप एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि यहाँ पर भी जेंडर एग्जैक्टली नहीं दिया गया था, आपको थोड़ी ट्रिक से फाइंड करके पता करना था। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर ब्रदर इन लॉ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और दिया गया था जिसका राइट आंसर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें दोस्तों टोटल 8 लोग बैठे हुए थे इस प्रकार से, और 8 लोगों में से 3 लोग जो हैं वो आपके इनवर्ड फेसिंग थे और बाकी के 5 लोग यहाँ पर जो बैठे हुए थे वे आपके आउटवर्ड फेसिंग में थे। अगर मैं इस सीटिंग अरेंजमेंट के लेवल की बात करूं तो बिना कंक्लूजन को लिखे हुए आप अगर 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलते तो आसानी से इस पजल्स को सॉल्व कर देती। यहाँ पर दोस्तों आपके 3 पजल्स बहुत ही इजी लेवल के पूछे गए थे, जिनमें आपको कंक्लूजन लिखने तक की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। आप डायरेक्ट 2 पॉसिबिलिटी लेकर शुरू करते तो आपके सारे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जा रहे थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी इस सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर लिया होगा, जिसमें 8 लोग थे, 3 इनवर्ड थे और 5 आउटवर्ड बैठे हुए थे। फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें 10 लोग बैठे हुए थे नॉर्थ फेसिंग, और आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था कि E के लेफ्ट साइड में 3 लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली में E नहीं, यहाँ पर P दिया गया था। और फिर अगला टर्म दिया गया था कि P और E के बीच में 2 लोग हैं,
ई और डी के बीच में 3 लोग हैं। ऐसे कर करके अगर आप डायरेक्ट कंक्लूजन को पढ़ते हुए पॉसिबिलिटी में बैठाते जाते तो आपका एक ही वो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसमें भी मैंने 2 पॉसिबिलिटी लिया था और सेकंड वाला पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी कट गया, केवल एक ही पॉसिबिलिटी बची और बिना कंक्लूजन को लिखे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। फिर इसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड। अब वैसे तो दोस्तों मैं पजल्स बनाता हूँ या फिर सिटिंग अरेंजमेंट बनाता हूँ, तो मॉक टेस्ट में ऐसे पजल्स को मैं हमेशा से स्किप करके चलता था। इसकी जगह पर मैं दूसरे पजल्स पर ध्यान देता था, लेकिन लास्ट में केवल 2 ही पजल्स बच गए थे मेरे पास। एक था फ्लैट फ्लोर वाला और एक था आपका ईयर मंथ वाला। तो सेकंड वाला जो पजल था ना, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा था। क्यों ऐसा लग रहा था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए मैंने फ्लैट फ्लोर को सॉल्व किया। अब इसमें क्या था कि आपके टोटल 4 फ्लोर दिए गए थे इस प्रकार से 4, 3, 2 और 1। यहाँ पर 2 आपके फ्लैट हो गए, पी और क्यू। पी जो है वो आपका बेस्ट में था किसके, क्यू के। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था ना कि ई आपके पी फ्लैट में इवन फ्लोर पर है, यानी कि दोस्तों ई एक तो यहाँ पर हो जाएगा और एक ई के पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। अब अगला टर्म दे दिया गया था कि इसके जस्ट नीचे ए बैठ रहा है, तो इसके नीचे ए आ जाता। फिर कहा गया था कि क्यू वाले में ऑड पोजीशन पर डी बैठ रहा है और इसके बेस्ट में ए बैठ रहा है। तो इस प्रकार से भी ये सारे क्वेश्चन भी आपके जो थे ना वो बिल्कुल एक ही वो में सॉल्व हो रहे थे। अब डायरेक्ट कंक्लूजन को बैठाते चले जाते, इसमें तो आपको हो सके तो पॉसिबिलिटी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। आप एक ही पॉसिबिलिटी पर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते और बहुत ही इजी लेवल से मात्र 3 मिनट के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था ईयर एज बेस्ड। लास्ट में मेरे पास लगभग 1.5 मिनट का टाइम बच गया था और 1.5 मिनट में ये पूरा पजल सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए मैंने लास्ट में एक ट्रेडिशन वर्ड वाला जो फॉरवर्ड बैकवर्ड था उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें क्या दिया गया था कि 2023 के अनुसार से आप सभी को एज कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ रहा था ना दोस्तों कि आपका जो कंक्लूजन होता है, यानी कि स्टेटमेंट जो दिया गया होता है किसी भी तरह के सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में, वो केवल और केवल 4 लाइन में खत्म कर दिया गया था। तो आप सोच सकते हो कि इतनी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप इस पैसेज को, इस पूरे पजल को बनाने बैठते तो सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता। यहाँ पर आपको सोचना पड़ रहा था कि कौन सी इक्वेशन को मैं कहाँ पर बैठाऊँ जिससे कि हमारा पूरा अरेंजमेंट सही हो जाए, तो इसलिए मैंने इस पजल को स्किप कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका एक नंबर बेस्ड आया था। नंबर बेस्ड में कुछ इस प्रकार का एक लंबा नंबर दिया गया था और कहा गया था कि जितने भी इवन डिजिट्स हैं उसमें आपको 1 ऐड करना है और जितने भी आपके ऑड डिजिट हैं उसमें आपको 2 माइनस करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप माइनस करोगे और फिर कहा गया था कि कितने ऐसे वर्ड हैं या लेटर हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक 5 रिपीट हो रहा था 2 बार और एक आपका 3 रिपीट हो रहा था। तो यही आपका राइट आंसर था 5 और 3। यहाँ पर नंबर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही नंबर आपको देखने को मिला था। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप एक बार कमेंट करके बता देना। फिर एक आपका आया था दोस्तों मीनिंगफुल वर्ड। जैसे मान लो कि एक कोई भी अल्फाबेट दे दिया जाता है इस प्रकार से और कहा जाता है कि पहला, तीसरा और 5वें वर्ड को निकाल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा था लेकिन पूरे क्वेश्चन को पढ़ा मैंने नहीं, लास्ट में टाइम भी नहीं बचा था। तो ये था दोस्तों आपका रीजनिंग का टोटल 35 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे अटेम्प्ट रहे 29। एक मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा और एक मैंने जो आपको बताया था ना ईयर बेस्ड पजल जो पूछा गया था वो छोड़ दिया। ये 2 क्वेश्चन छोड़ने के बाद 29 अटेम्प्ट रहे हैं। इस 29 में से हो सकता है कि ट्रेडिशन वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो, वैसे मैंने अभी तक उसे वेरीफाई करके कंफर्म नहीं किया है। बाकी के 28 क्वेश्चंस मेरे 100% एक्यूरेसी के साथ सही बनाए गए हैं। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके रीजनिंग में टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज के सेकंड शिफ्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट की। तो क्वांट में देखिए सबसे पहले तो आपका 6 क्वेश्चन पूछ लिया गया डायरेक्ट मिसिंग नंबर से। किसी भी प्रकार का अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को नहीं मिला है आज के सेकंड शिफ्ट में। 6 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर से थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के पूछे गए हैं, बिल्कुल क्लरिकल लेवल का, और एक क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था जिसे मैंने लास्ट में भी 30 सेकंड टाइम दिया और स्टार्टिंग में भी लगभग 30 से 40 सेकंड दिया था, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाया। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कौन सा था वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की ही, तो आपका सीरीज कुछ इस प्रकार से था 432, 144, 288 एक्स और फिर यहाँ पर एक और टर्म दिया गया था आगे में। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 432 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तब आपका 144 हो जाएगा। 144 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 288 हो जाएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया था और फिर इसके आगे एक और नंबर दे दिया गया था। अब यही बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही थी कि इसके बाद अगर मैं डिवाइडेड बाई 1 करूं तब मेरा राइट आंसर आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा था।
तो इसके अलावा और कौन सा यहाँ पर सीरीज हो सकता है? अगर आपने ये वाला क्वेश्चन बनाया है तो आप एक और कमेंट करके जरूर कंफर्म कर देना। फिर एक सीरीज में दोस्तों आपका सबसे पहले 2 का क्यूब बढ़ रहा था, यानी कि 8 का डिफरेंस था 2 नंबर्स के बीच में। फिर आपका 3 का स्क्वायर था, यानी कि 2 नंबर्स के बीच में 9 का डिफरेंस। फिर आपका 4 का क्यूब था, यानी कि 64 का डिफरेंस। और फिर आपका 5 का स्क्वायर था, यानी कि 25 का डिफरेंस। तो इसी प्रकार से पहले एक नंबर का क्यूब, फिर उसके अगले नंबर का स्क्वायर, फिर क्यूब और फिर स्क्वायर और फिर अगले टर्म में क्यूब फाइंड करके आपको राइट आंसर पता करना था। इसके बाद एक आपका प्राइम नंबर का डिफरेंस था नंबर्स के बीच में। जैसे मान लो कोई सीरीज दी गई है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो एक्स और वाई के बीच में 13 का डिफरेंस, वाई और जेड के बीच में 17 का डिफरेंस, जेड और पी के बीच में 19 का डिफरेंस, और फिर इसके अगले टर्म में आपको डिफरेंस फाइंड करना था। तो जाहिर सी बात है कि 13, 17 और 19 तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तो हमारा जो अगला टर्म आता वो 23 के डिफरेंस के साथ में आने वाला था, जो कि 19 के बाद वाला पहला प्राइम नंबर है। इसके अलावा एक और पूछा गया था, जैसे मान लो एक्स वाई जेड पी क्यू ये सीरीज आपकी दी गई है, तो सबसे पहले क्या हो रहा था ना कि यहाँ पर इंटू 0.5 हो रहा था और इसमें एक ऐड किया जा रहा था। मैं आपको सीरीज ही दिखा देता हूँ। सीरीज में आपका इस प्रकार से था, ठीक है, 20 होगा, एक्चुअली यहाँ पर 20 नहीं था, 10 था, 20 था। तो 20 में से अगर आप इंटू 0.5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में अगर आप एक ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से 20 में अब आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर एक ऐड करोगे तो 21 आपको मिल जाएगा। फिर अगला टर्म हमारा क्या हो जाता है, 21 में 1.5 से मल्टीप्लाई करते और 1 ऐड करते, फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते और 1 ऐड करते। सबसे लास्ट में हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना था। 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर 1 ऐड कर देना था, तो आपका राइट आंसर निकल कर चला आता। जैसे देखो यहाँ पर 20 सबसे पहला टर्म दिया गया था, तो अब अगर आप इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में एक ऐड करोगे तो आपको 11 मिलेगा। अगला टर्म में क्या हो रहा था कि 11 गुना 1 बराबर 11 और प्लस 1 कर देते तो आपका क्या हो जाता, 12 हो जाता। फिर नेक्स्ट टर्म में 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो 18, और 18 प्लस 1 क्या हो जाता, 19 हो जाता। इसी प्रकार से अगले टर्म में 19 गुना 2 करते तो आपका 38 हो जाता, और 38 में एक ऐड करते तो 39 हो जाता। अब 39 के आगे आपको 39 में क्या करना था, 2.5 से मल्टीप्लाई करना था, जो आपका वैल्यू आता उसमें आप एक ऐड कर देते तो आपका राइट आंसर आ जाता। ये वाला मैंने आपको नंबर सीरीज पूरा एग्जैक्ट वैल्यू के साथ इस क्वेश्चन में करवा दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके लगभग 6 नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके मिसिंग नंबर फाइंड करने थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन में 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था। पांचों के पांचों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजी लेवल के थे, डायरेक्ट आपके सॉल्व हो रहे थे। इसमें से 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको डिवाइड करना था इसके नोमिनेटर से, बाकी के सारे बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था बार ग्राफ, 5 क्वेश्चन का बार ग्राफ था। बार ग्राफ एक्चुअली में दिया कैसा गया था वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपका सीरीज है, ये बार ग्राफ हुआ, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ये वाला जो है ना यहाँ पर इस प्रकार से आपका बार ग्राफ बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर आपके कुछ नंबर्स दिए गए थे, नंबर भी बहुत ही सिंपल था, 30, 40, 50, 60 ऐसे फॉर्म में दिया गया था। और एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा था कि आपका जो बार ग्राफ है, जैसे मान लो कि ए हो गया, बी हो गया, सी, डी और ई, इस प्रकार से दे दिया गया। देने के बाद इसमें आपके सारे वैल्यूज दिए गए थे, जो कि आप यहाँ पर आसानी से निकाल देते। वैल्यू निकालने के बाद आपका वैल्यू में जो है ना एलिफेंट का वैल्यू दे दिया गया था, और फिर इधर टाइगर का परसेंटेज दे दिया गया था। तो उस परसेंटेज का यूज करके आप आसानी से यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड कर सकते थे। टाइगर और एलिफेंट दोनों को वैल्यू निकालने के बाद इस पर बेस्ट 5 क्वेश्चन जिसे आपको सॉल्व करना था। बहुत ही ईजी लेवल का था। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 1-2 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जिसमें आपके थोड़े टाइम लग रहे थे, यानी कि लेंदी टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। बाकी के 3 क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो गए। इसके बाद एक आपका पाई चार्ट का आया था। पाई चार्ट का मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू के साथ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे देखिए पाई चार्ट में क्या दिया गया था ना, इस प्रकार से एक आपका पाई चार्ट था जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड था, ए, बी, सी और डी। ए दोस्तों आपका 24% था, बी आपका 26%, सी आपका 28% और डी आपका 22%। टोटल यहाँ पर वैल्यू दिया गया था 2500। आपको फाइंड करना था यहाँ पर सबसे पहले ए, बी, सी और डी। तो आप आसानी से निकाल सकते थे 2500 के वैल्यू से। 25 गुना 24 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इस मल्टीप्लाई करके लिख देते, 25 गुना 26 लिख देते, 25 गुना 28 और 25 गुना 22। फिर इस पर बेस्ड आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर मैं बात करूँ इसके क्वेश्चन की दोस्तों, तो आपका जो बार ग्राफ दिया गया था ना, उससे भी इजी लेवल के क्वेश्चन आपको पाई चार्ट में देखने को मिले थे, और बहुत ही कम टाइम में इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू में क्या आता,
वो आप आसानी से निकाल सकते हो 2500 का टोटल 24%, 26%, 28% और 22% फाइंड करके। फिर इसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चंस अरिथमेटिक दिए गए थे, जिसमें से मैंने केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या था कि P और Q मिलकर 2/5 काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, Q और R मिलकर 3/4 काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। R जो है वो P से दुगना काम कर सकता है, तो बताइए कि Q को पूरे काम को करने में कितना टाइम लगा होगा। ये था दोस्तों आपका एक टाइम एंड वर्क का। इसके बाद आपका एक डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन दिया गया था, एक आपका SICI का क्वेश्चन दिया गया था, जो क्वेश्चन मुझे ओवरव्यू के रूप में याद है, बाकी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर क्वेश्चन करवा देता। इसके अलावा दोस्तों और भी 5-7 क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अगर आपको याद है तो आप एक और कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये था दोस्तों आपका टोटल क्वांट में अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूं तो 22 मेरे अटेम्प्ट रहे हैं, 29 अटेम्प्ट रहे हैं रीजनिंग में, 22 रहे हैं क्वांट में। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 51 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन तो मेरे हर हाल में सही होने चाहिए। अगर मेरा ट्रेडिशन वाला जो क्वेश्चन है रीजनिंग में वो भी सही हो जाता है, तब 51 क्वेश्चन मेरा बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ बने हुए हैं। आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलाकर टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अटेम्प्ट करने के बाद मार्क्स आने का। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अब आपके लास्ट में इंग्लिश का भी। वैसे तो इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर भी इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहले तो आपका एक पैसेज आया था, पैसेज था दोस्तों कुछ सी स्वैम्प से रिलेटेड, ठीक है। और सी स्वैम्प में आपके सी लेवल के बारे में दिया गया था, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है सी का, इस पर बेस्ड आपका एक पैसेज दिया गया था। इसमें से दोस्तों एक आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो मुझे याद है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पोजीशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपके दो ऑप्शन थे, एक था लोकेशन और एक था स्टैंड पॉइंट। अब मुझे पैसेज के अनुसार लगा कि स्टैंड पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैंड पॉइंट ही से राइट आंसर कर दिया है। आप एक बार कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर लोकेशन होगा या फिर स्टैंड पॉइंट होगा। तो इस पर बेस्ड दोस्तों आपके 7 से 8 क्वेश्चन पैसेज वाले पूछे गए थे और इजी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक वाले 5 क्वेश्चन आए थे, जिनमें आपको सेंटेंस में 4 स्पेलिंग दिए गए थे, उनमें से कोई एक स्पेलिंग गलत होगा, आपको वो स्पेलिंग फाइंड करके बताना था। तो इसमें दोस्तों एक आपका दिया गया था सेंट, ठीक है, सेंट सिग्नल, जिसमें से आपका सेंट स्पेलिंग था जो कि गलत दिया गया था, SCENT दिया गया था, इसकी जगह पर SENT होना चाहिए था। फिर एक आपका दिया गया था जिसमें आपका डेर्थ वर्ड को यूज किया गया था ऑप्शन नंबर सी में, तो डेर्थ का राइट स्पेलिंग है दोस्तों DEARTH, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डेर्थ हो जाता। इसके अलावा एक सेंटेंस में आपके जो सभी स्टेटमेंट दिए गए थे ना, सभी स्पेलिंग वो सारे के सारे करेक्ट थे, और बाकी के 2 क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, मुझसे नहीं बना था, और एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। इसके अलावा सेंटेंस एरर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिलर के आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिलर के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के थे। टोटल मैंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में, जिसमें मैं 20+ एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो ये था दोस्तों मेरा आज का पेपर प्लस ओवरऑल एनालिसिस कि मैंने किस प्रकार से आज के सेकंड शिफ्ट में एनालिसिस अटेम्प्ट लिया है पेपर का। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ सेल्फ अटेम्प्ट की, तो सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट का भी 55 अटेम्प्ट है या इसके प्लस अटेम्प्ट है विथ एक्यूरेसी, वे तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, उनको कोई डाउट ही नहीं है सिलेक्शन यहाँ पर होने ना होने का। प्लस जिनका अटेम्प्ट 50 से लेकर 55 के बीच में है, अगर आपकी एक्यूरेसी 97 से लेकर 100% के बीच में आ रही है, तब आपको भी अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। जैसे मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे 51 है, मैं CGL मेंस की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल, इसके साथ साथ LIC AAO के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर नॉर्मलाइजेशन में मेरे 2-3 नंबर बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक चांस बनेगा आपका सिलेक्शन होने का। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपने किसी और शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तब भी कमेंट करके बताना कि आपके टोटल कितने अटेम्प्ट रहे हैं, और आज के सेकंड शिफ्ट वाले अटेम्प्ट तो जरूर बताना, जिससे कि आज के सेकंड शिफ्ट का लेवल का पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों रात में आपको कट ऑफ का वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब कट ऑफ का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।